स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में। जब अर्थ की क्रिएशन हुई थी और लाइफ स्टार्ट हुई थी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कुछ इस तरह के जानदार थे जिसमें बैक्टीरिया शामिल हैं। इसके अलावा आर्की एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये प्रेजेंट थे और ये एनएरोबिक थे, मतलब ये कि ये ऑक्सीजन के बगैर सांस लेते थे। तो इस तरह के जानदार फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई जो कि ऑक्सीजन के बगैर सांस ले, इन्हें कहते हैं एनारोब्स। समटाइम इस तरह होता है कि जब हम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जो एनर्जी है या जो ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर ये एरोबिक तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी ना हो तो जिस्म जो है फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देता है। फर्मेंटेशन की वजह से जो ह्यूमन है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है ये चीज़ बनाने के काम आते हैं, इसके अलावा योगर्ट मतलब दही बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा जो यीस्ट है, जो खमीर है, ये ब्रूइंग और इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आ रहा है। ब्रूइंग और इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं कि अल्कोहल बनाने के लिए और बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो फंजाई है जिसे उर्दू में फफूंदी भी कहते हैं, ये फंजाई जिसका नाम एस्परगिलस है, ये सोया सॉस बनाने के काम आती है। अगर हम रिस्पायरेशन के मैकेनिज़्म की बात करें कि रिस्पायरेशन होती कैसे है तो एरोबिक रिस्पायरेशन इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलाइसिस है, लाइसिस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ब्रेकेज, और ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकेज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, और इसके बाद जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना देता है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को ए में। पायरुविक एसिड में जो क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और इसके नतीजे में बनता है एटीपी जो कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। इसके अलावा NADH बनता है और FADH2 बनता है। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी चेन में जो है वो मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? NADH और इसके अलावा FADH2 ये इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और H2O बना देते हैं। अगर हम एनर्जी बजट की बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से टोटल जो एनर्जी है वो कितनी हमें मिलती है, तो एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जबकि NADH का एक मॉलिक्यूल 2 ATP प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP जो है वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि इसमें एक जो ATP है वो यूज़ हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस का जितना भी सारा प्रोसीजर है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, और इसके बाद साइटोप्लाज्म से मूव करना होता है मटेरियल ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके नतीजे में एक ATP जो है वो यूज़ हो जाती है। इसी वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें 2 ATP कंसिडर किए जाते हैं कि प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एक ATP जो है वो यूज़ हो जाता है। इसके अलावा FADH2 जो है वो 2 ATP बनाता है, और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं।